नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है डिम्पी कालरा। भारतीय बाजार अच्छी खासी मजबूती के बीच इस वक्त ट्रेड करते हुए आज का सेशन लगातार सेकंड सेशन, जबकि बाजार में मजबूती का रुझान जो है वो कायम है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ हमने देखा एक डेंट जरूर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभाला। इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर 22,500 के पार निफ्टी ट्रेड करता और पिछले एक ही घंटे में हमने 22,400 से 22,500 तक का सफर भी तय कर लिया। उम्मीद यही है कि लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में ये मजबूती जारी रहे, यहां से और ज्यादा बढ़ती दिखे। आखिरी घंटे में कहां सबसे ज्यादा एक्शन है, रणनीति क्या बनानी है, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक किस तरह से अपडेट्स आ रहे हैं, किन स्टॉक्स पर बीटीएसटी एसटीबीटी होने चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्लोजिंग कॉल्स में आपको बता दें ऑन दी शो इस वक्त क्या है खास, चंद ही मिनटों में आपको बताएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वो कहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शन के चैंपियन 2:40 पर आपके लिए लेकर आएंगे। 3 बजे मार्केट एट 3 में कौन सी खबरें हैं जिस पर फोकस होना चाहिए बताएंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड 3:15 बजे यानी कि लास्ट 15 मिनट्स में रहने की कोशिश होगी और साथ ही ट्रिगर्स और इवेंट्स पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस शानदार तेजी की बड़ी बातें अगर आप देखेंगे, करीब 160 अंकों की तेजी निफ्टी में पाएंगे। 22,500 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ निफ्टी, जो कि काबिल तारीफ है। इसके अलावा अगर देखें बैंक निफ्टी में 140 अंकों की मजबूती, 48,600 के ऊपर बैंक निफ्टी में भी मजबूती के साइंस एब्सोल्युटली डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ढेर सारे स्पेसेस हैं जहां पर हम देख रहे हैं एंट्री अपॉर्चुनिटीज बन रही है, मजबूती के साइंस दिख रहे हैं। रिलायंस के स्टॉक पर नजर होनी चाहिए, शानदार खरीदारी है, 2 दिन में करीब 3% चढ़ाई है स्टॉक और साथ ही ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स है, एनालिस्ट का भी पॉजिटिव आउटलुक। वहीं मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा चमक इस वक्त आउट परफॉर्मिंग सेक्टर अगर है वो मेटल सेक्टर है। क्रूड गिरने से ओएमसीज, पेंट्स और टायर स्टॉक्स पर भी नजर रखें। आज सुबह बाजार खुलने से ठीक पहले हमने आपको संकेत दिए थे, उसी तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1.5 से 2.5% तक की मजबूती देखी जा चुकी है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन है। लेकिन चलिए बाजार की इस मजबूती में एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी राय क्या है, किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, सब कुछ जानते हैं और बाजार की तेजी की बड़ी वजह भी। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। एफएनओ के ट्रेड्स की अगर बात करें, एक्सपायरी की अगर बात करें, जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, वायदा बाजार के संकेत? देखिए मानसी, इस बार जो एक्सपायरी हो रही है ये वीकली बेसिस पर अब लास्ट एक्सपायरीज में से एक है, क्योंकि अप्रैल मंथ के बाद से ये एक्सपायरी का डेज चेंज हो जाएंगे। ये थर्सडे से मंडे हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है, उससे शायद मोमेंटो में थोड़ा फ़र्क पड़े। सेकंड पॉइंट, ये कैलेंडर ईयर भी ख़त्म हो रहा है मार्च का, तो अब अगला जो मंथ होगा ना वो अप्रैल का होगा और कैलेंडर ईयर नया शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो मंदी है वो इसी कैलेंडर ईयर के साथ निपट जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अर्निंग्स का एक नया बेस, एक नया क्वार्टर अगले अप्रैल से आना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ से उम्मीद है कि शायद ये थोड़ा प्ले करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट्स के अंदर यहाँ पे आके गिरावट पे एक टेक्निकल पुल बैक जनरेट हुआ है। आप मेरे को अगर मैं आपसे गिनवाना चाहूँ तो आप उसको गिन भी सकते हैं। ना ही डोनाल्ड ट्रंप के रुख में कोई बदलाव हुआ है, ना ही डॉलर रुपी इक्वेशंस में कोई मेजर बदलाव हुआ है, ना ही एफआईस की होल्डिंग इंडिया में कोई बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ना ही कोई गवर्नमेंट ने मेजर अनाउंसमेंट एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर अनाउंसमेंट की है, ना ही कोई और जियोपॉलिटिकल ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या खड़ी हुई हैं हट्टी जिसकी वजह से बाजार थोड़ा पुल बैक दिखा रहा है। ये प्योर टेक्निकल पुल बैक है। 10 दिन में लगातार आप टूटे हैं तो उसकी थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही है। नई सीरीज आ चुकी थी, सौदे काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र होकर जो आए थे वो इसी एक्सपायरी के साथ निपट गए। अब शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं थोड़े थोड़े। ये प्योर टेक्निकल पुल बैक है। और मैंने कई बार आपके सामने बात रखी, आज फिर से रख देता हूँ। हम गिरे हैं मैक्रो बेसिस पर, यानी कि मैक्रो गिरावट आई है मार्केट के अंदर और ये मैक्रो गिरावट 5 महीने में आपको दिखी है और अगर पुल बैक भी आएगा तो थोड़ा समय लगेगा। अच्छी चीज़ है कि हमें तो डेली बैठना है, हमें डेली आपके साथ बात करनी है। तो जब भी कुछ भी बढ़ेगा, कुछ भी घटेगा, हम उस हिसाब से रिएक्ट भी करेंगे और रिएक्शन थोड़ा अब ज़्यादा भी होगा। बट एक चीज़ मेरे को तय है और एक चीज़ अच्छी भी लगी है कि मार्केट ने अपनी जो फाइटिंग स्पिरिट है उसको जगाए रखा। ये 22,000 पे और 48,000 पे जगी और उम्मीद करते हैं अब ये लेवल्स हम वापस नहीं देखेंगे। क्या स्विंग मार्केट के अंदर आ सकते हैं आने वाले दिनों में? 100% आएंगे, क्योंकि 14 के अराउंड अभी भी विक्स है। हालांकि ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बट स्विंग तो मिल सकते हैं आपको। क्या 22,000 का बेस पक्का हो गया? तो 500 पॉइंट गेन करने के बाद बेस पक्का होता दिख रहा है।
ये पहला पॉइंट है। तो अब आप ट्रेल कर सकते हो 22,200 22,300 तक भी। अगर आप नीचे आते हो तो आपके पास 200 पॉइंट का क्वेश्चन है, जो कि बाजार के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन है स्विंग करने के लिए। और सेम विद 48,200 48,300 बैंक निफ्टी के लिए बन जाएगा। अभी आपके ग्राफिक्स चल रहे थे, उसमें एक बड़ी बात ये भी लिखी थी कि क्रूड $70 के आसपास है। भारत के लिए जितने टैरिफ इंपॉर्टेंट है उतना क्रूड इंपॉर्टेंट है। और मैंने कल परसों भी आपके सामने बात रखी थी कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पर और स्टडी के बेसिस पर। कोई नहीं चाहता कि इस समय क्रूड के दाम बढ़ें, और 3 दिन से हम खुद अपने आप को इंडिगो और इस तरह के शेयर्स आपको बार बार चुन चुन के बता रहे हैं, और इशारा भरी काफ़ी होता है हमारी तरफ से ये कहना कि आप इन शेयर्स को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हमने कई एक्सपर्ट से पूछा और कई एक्सपर्ट्स ने दिया भी। जियोपॉलिटिकल टेंशन टैरिफ के तौर पर अब नॉर्मल इन नेचर हो सकती है आने वाले 1 महीने के अंदर, यानी कि अब आप टैरिफ से आप घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अब आप ये सोचिए, कल ही सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा, और कल ही मार्केट ने अपना बॉटम बना दिया। कल ही। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये बहुत हद तक समझा रणनीति के हिसाब से पैसे की पोजीशनिंग हो रही है, बट थोड़ा समय लगेगा। मैं अभी भी मानता हूं कि बाजार कंसोलिडेट करे तब भी चलेगा। वर्टिकल राइज होगा तो फोमो आ जाएगा, फॉल होगा तो झेला नहीं जाएगा। इसलिए एक ही चॉइस बनती है कि कंसोलिडेशन करके धीरे धीरे करके मार्केट्स अपने आप को ठीक करें, और एक काम जो होगा ये पक्का काम होगा और बढ़िया काम होगा। कुणाल परार, ओशो कृष्णन, कुणाल शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। 2 तो कुणाल ही हो गए और एक ओशो कृष्णन भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप तीनों मेहमानों का। अगला 1 घंटा आपके इंटेलिजेंस का हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और उम्मीद करते हैं अच्छे से आपसे हम कुछ अच्छे कॉल्स भी लेंगे। कुणाल शाह, आपसे करते हैं जरा शुरुआत। एक बार जरा आपकी रीडिंग्स ऑन मार्केट्स, और दूसरा आप कैसे बाजार को भी हैंडल कर रहे हैं सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। फर्स्टली अगर हम निफ्टी को देखें तो जो लोअर लेवल से हमें बाइंग दिखाई दे रही है 21,964 जो लो बना था, वहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखा है। टेक्निकल टर्म्स में हम बोलेंगे तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो 3 कैंडल्स बनी थी, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक मॉर्निंग स्टार तो नहीं है, बट एक रिवर्सल पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं एक मॉडिफाइड मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन गया है, जो एक बुलिश रिवर्सल है। उसके बाद आज फॉलोअप का जरूरी था, जो आ गया है। निफ्टी 22,500 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो आई थिंक यहाँ से रैली और भी बढ़ जाएगी। 22,800 एक इमीडिएट हर्डल है, जो कि निफ्टी का 20 डीएमए है, तो यहाँ तक तो डेफिनेटली एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 22,800 अगर उसके ऊपर हम क्लोज दे देते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,500 24,000 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो व्यू बुलिश है निफ्टी पे, बाउंड का ही अप्रोच रखिए, कोई भी डिप मिले उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे एक हर्डल है 48,700 का, जो हम सरपास नहीं कर पा रहे हैं। HDFC बैंक और ICICI बैंक, आई थिंक यहाँ से अभी पार्टिसिपेशन आना शुरू होना चाहिए, एंड आई थिंक वो हेल्प करेगा निफ्टी को भी आगे बढ़ने में। तो HDFC और ICICI पे ध्यान रखें, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक बाइंग इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जैसे ही 48,700 स्पॉट लेवल्स पे बैंक निफ्टी निकाल देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो बैंक निफ्टी में भी एक रैली आना स्टार्ट हो जाएगा, जो बैंक निफ्टी को 49,600 50,000 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। तो दोनों पे व्यू बुलिश है। बैंक निफ्टी पे अभी वेट एंड वॉच है, ब्रेकआउट का वेट करिए या क्लोजिंग का वेट करिए। निफ्टी में आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं, या डिप मिले तो भी बाय करें। 22,800 टारगेट रहेगा इमीडिएट बेसिस पे, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 23,500 के लेवल्स भी आ सकते हैं। जो लोअर लेवल पर भी जो सपोर्ट बन गया है निफ्टी के लिए, वो है 22,200 का। वहां पे हमने देखा है कि जो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी है, और इनफैक्ट जो मंथली एक्सपायरी है, वहां पे भी हमने अच्छी खासी पुट राइटिंग देखी है। तो जो पुट इंटरेस्ट है जो 22,000 पे था, वो 22,200 हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ते 23,000 22,300 400 के लेवल तक जाएगा। तो जैसे ही पुट का बेस बढ़ेगा, मार्केट में तेजी और भी बढ़ती जाएगी। स्टांस बुलिश नजरिया इंडेक्स पर ये स्ट्रैटेजी, और दोनों ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में यहाँ से और मजबूती का रुझान बिल्कुल एंटिसिपेट किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से और ज्यादा तेजी नजर आ सकती है, और अब 22,500 के पार 24,000 का भी जिक्र और 25,000 की भी बातें होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और स्टॉक स्पेसिफिक इंडेक्स पर नजरिया तो हमने जान लिया, लेकिन साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं क्लोजिंग ट्रेड में, ये जान लेते हैं। क्लोजिंग ट्रेड्स
बाजार के तीनों एक्सपर्ट दिग्गज कुणाल शाह, कुणाल परार और ओशो कृष्णन जुड़ गए हैं। आइए उनसे उनके क्लोजिंग ट्रेड समझे, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। शुरुआत ओशो आपसे करेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक्स है इस वक्त आपके रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी, डिम्पी सर एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड काफी पॉजिटिव लग रहा है एंड यहाँ पे सारे ही सेक्टर में काफी अच्छा रिवर्सल है। बट सीमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो बहुत सारे काउंटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ रैमको सीमेंट में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाई के लिए। 880 के आसपास आता है तो रैमको सीमेंट को बाई करके चलने की सलाह बनेगी। 860 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड हायर लेवल्स पे नियरली 920 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। सेकंड जो रिवर्सल वाला काउंटर है, एफएमसीजी स्पेस में काफी अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है एंड मुझे लगता है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो एफएमसीजी का है वो है गोदरेज कंज्यूमर्स। गोदरेज कंज्यूमर पिछले 2 दिनों से एक कंसोलिडेशन जोन दिखा रहा था लोअर लेवल्स पे एंड आज काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन दिखाया, सो गोदरेज कंज्यूमर्स को बाई करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। 996 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड अप्रोक्सीमेटली 1070 तक का पुल बैक हमें इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। खरीदारी के ओशो कृष्णन की तरफ से रैमको सीमेंट और गोदरेज कंज्यूमर टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कुणाल शाह, गुड आफ्टरनून, आपसे जानना चाहेंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या हैं? आई थिंक मेरी 2 रिकमेंडेशन रहेगी, दोनों बाय साइड पे रहेगी। पहले से मैं मेंशन करना चाहूंगा निफ्टी का जो सीपीएसई का इंडेक्स है। आई थिंक निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स ने बॉटम बना दिया है, यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। उसके बाद हमने देखा है कि एक टेक्निकल टर्म पे 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न बना है। आई थिंक सेटअप काफी अच्छा है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सीपीएसई इंडेक्स में एक बड़ा परफॉर्मेंस दिखेगा और एक बड़ी रैली दिखेगी। करंटली इंडेक्स 5700 730 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इंडेक्स के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो है 6100 6300 के हाई लेवल्स पे। सो यहाँ पे सीपीएसई पे भी बुलिश है और वहाँ पे मेरा पहला पिक रहेगा कोल इंडिया। स्टॉक ने एक स्विंग जो रिसेंट स्विंग हाई बनाया था उसका ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। ये जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम्स के साथ आया है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी और भी बढ़ जाएगी। स्टॉक का जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो है 400 के आसपास, करंटली 380 के आसपास चल रहा है। तो 380 382 के जोन में उसको बाय करिए और 370 का स्टॉप लॉस रखिए डाउन साइड पे और 400 के टारगेट्स रहेंगे हायर एंड पे कोल इंडिया पे। जो सेकंड काउंटर है जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है हेल्थ केयर स्पेस में से। ये कैश का काउंटर है जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। सेटअप बहुत अच्छा है, स्टॉक का नाम है मेदांता ग्लोबल हेल्थ। एक परफेक्ट फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है स्टॉक में एंड मुझे लग रहा है यहाँ से तेजी और भी बढ़ जाएगी। 1255 1256 के आसपास चल रहा है। अगर आपको डिप मिलता है तो यूटिलाइज करें बाय करने के लिए। 1250 का लेवल एक आइडियल जोन रहेगा अक्यूमुलेट करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे, वो 1200 का और हाई लेवल्स पे मैं 1300 से लेके 1340 के टारगेट देख रहा हूँ मेदांता। हो गई कुणाल शाह की इंडेक्स पर और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। कोल इंडिया और मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ दोनों पर खरीदारी के मौके 5.25% की तेजी। मेदांता ग्लोबल हेल्थ के चार्ट्स में आप देखेंगे 1300 तक के टारगेट्स नजर आएंगे। कोल इंडिया में भी करीब 3% का इजाफा है, यहाँ से और ज्यादा मजबूती के आसार। कुणाल परार से भी जुड़ते हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून कुणाल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? वेल, 2 स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल में जो मोमेंटम देखने को मिल रही है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें एशियन पेंट में भी देखने को मिल रही है, तो एशियन पेंट यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। एंड ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिहाज से तो ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ये स्टॉक खरीदना चाहिए। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से 2180 का यहाँ पे एसएलएम मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 2320 का पहला टारगेट है और जैसे ही ये ब्रेक होगा आपको 2420 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। और दूसरा जो है वो एएमसी से है, यूटीआई एएमसी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। डेली चार्ट पे स्टॉक ने ब्रेकआउट भी दिया हुआ है एंड जिस हिसाब से आली चार्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। फिलहाल 970 975 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 250 के एसएल के साथ ये खरीदारी करके चले। 1005 का पहला टारगेट है एंड जैसे ये ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे आपको 1040 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, मानसिक हमने ओपनिंग में भी 2 स्टॉक दिए थे, अदानी पोर्ट और हिंद कॉपर, दोनों में आज टारगेट अचीव होते हुए आज के दिन में हमें देखने को मिल रहे हैं।
चलिए ये रिविजिट भी किया, टारगेट्स अचीव होते हुए। इनफैक्ट यस, सुबह हमारे साथ कुणाल जुड़े थे, तब भी उन्होंने ढेर सारे स्टॉक्स पर अपनी रिकमेंडेशंस दी थी और रिकमेंडेशंस इस वक्त अगर आप देखेंगे वर्कआउट होती हुई भी नजर आ रही है। इस बीच यूटीआई एएमसी और एशियन पेंट्स दो और कॉल्स कुणाल की तरफ से बाजार पर नजर होनी चाहिए। निफ्टी में 200 अंकों की तेजी आप देख पाएंगे, अच्छे खासे मजबूती के साइंस, और इस मजबूती में लगातार निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, ब्रॉडर मार्केट, सेंसेक्स, हर तरफ से हरियाली। मिड कैप में करीब 300 अंकों की तेजी आप पाएंगे। निफ्टी में 22,550 के नजदीक अब स्तर आते हुए, बैंक निफ्टी में 48,680 के लेवल्स आप देखेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में स्मॉल कैप में करीब 250 अंकों का इजाफा, और इसी तरह की तस्वीर सेंसेक्स में भी नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे, मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस, एक्सिस बैंक, टीसीएस, एशियन पेंट्स और एनटीपीसी जैसे काउंटर्स, 5 बड़े काउंटर्स जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी लाइफ, यूपीएल और आईटीसी, ये सारे के सारे स्टॉक्स में बिकवाली, कमजोरी का दबाव है। रिलायंस को पुल अप करना चाहेंगे, करीब 3% की तेजी 1207 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और ओशो, आपसे जानना चाहेंगे, रिलायंस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बुलिश आई हैं, इस पर विस्तार से आज सुबह हमने एक रिसर्च भी की, शरद हमारे साथ जुड़े थे। बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद शानदार तेजी है, करीब 2.5% की मजबूती। जेफरीज की रिपोर्ट की माने 1660 तक के टारगेट्स भी नजर आ सकते हैं, और ब्लूमबर्ग सर्वे में रिलायंस पर पहली बार ऑलमोस्ट 90% एनालिस्ट जो है वो बुलिश नजर आ रहे हैं। टेक्निकली रिलायंस पर आपका टेक क्या होगा? सी ओवरऑल रिलायंस बहुत ही लंबे टाइम से काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन पे है। मुझे लगता है 1220 से लेकर के 1170 तक का जोन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन है इस काउंटर के लिए। तो लॉन्गर टर्म व्यू के हिसाब से बिल्कुल एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। अगर शॉर्टर टर्म का ट्रेंड देखें तो अभी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे होवर कर रहा है, बट जिस हिसाब की रैली देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में, एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। सो ये बोला जा सकता है कि एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल है रिलायंस में, तो बिल्कुल बाई करके चलने की राय रहेगी करंट लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है अब 1220 से 40 का जो इमीडिएट हर्डल है उसे ब्रेक करते वापस मोमेंटम इस काउंटर में बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है एंड इतने लुक्रेटिव लेवल्स पे बिल्कुल पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला काउंटर है, तो बिल्कुल ऐड करके चले। टेकन है। और इस बीच अगर आप देखेंगे तो बाजार ने 200 का नंबर दिखा दिया है निफ्टी ने गेन करके, और 540 पे भी ट्रेड कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी पीछे पीछे आ रहा है। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से लेगार्ड है, एक्चुअली में देखेंगे तो आधा ही चल रहा है। वजह एचडीएफसी का पूरा पार्टिसिपेशन ना करना, और जैसे भी आपको स्टार्टिंग में कुणाल भाई बता भी रहे थे कि आईसीआईसीआई का भी पूरा पार्टिसिपेशन नहीं है, तो आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों का पूरा पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन ये बात अच्छी है कि इसने अपना ट्रिपल बॉटम बनाया था 48,000 का, उसको ब्रेक नहीं किया। निफ्टी तो काफ़ी बड़ा डैमेज करके अब ऊपर आ रहा है, और उसमें भी आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तो रिलायंस थोड़ा सा ऊपर आया, 1200 का वापस उसने रीगेन कर लिया, जिसके बारे में मानसी भी पूछ भी रही थी। और ये कल से एक्चुअली में शुरू हुआ, तो आज मार्केट ने ये चीज़ इम्प्रूव भी करके दिखाई है। बट एनी हाउ फिर भी बड़े सेलेक्टिव रहिए, और नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाला स्टांस, और साथ ही बाय राइट एंड सिट टाइट वाले स्टांस को ना छोड़िएगा। एक ऑप्शंस का ट्रेड आपके लिए लेके आती है तेजस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे आज का ऑप्शंस का ट्रेड। तेजस भाई नमस्ते। आज तो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, आप स्टॉक्स का दे रहे हो कि इंडेक्स का ट्रेड दे रहे हो ऑप्शंस का? नमस्ते रिम्पी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का जो मेरा ट्रेड है वो स्टॉक में है, इंडेक्स में नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं काफी दिनों से मेटल्स में काफी ट्रैक्शन है, अभी टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये सब में एक अच्छी खासी मूव देखी है। तो हमारा जो पिक है वो सेल में है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टॉक में भी कल के सत्र में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी, और ये एक ब्रेकआउट पॉइंट पे चल रहा है, और मेटल एज अ सेक्टर हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। स्टॉक में जो एक मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर भी आया है डेली चार्ट पे, और प्लस 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर डिसिसिवली कल क्लोज दिया था स्टॉक ने। तो हमें लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक 5 to 7% रैली कर सकता है। तो ऑप्शन के जरिए हम ये स्टॉक में रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो सेल का जो 120 का जो कॉल है 120 स्ट्राइक प्राइस का, जो करीबन 2 रुपए के करीबन चल रहा है, उसमें करंट भाव पे आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 3.5 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4.25 का।
तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम नुकसान होगा फ्रॉम करंट लेवल 4000 का और अधिकतम मुनाफा होगा 10,000 का। हाँ ठीक है, पॉइंट अच्छा है। और आपने जब 4.25 बोला एकदम से मेरी नज़र गई, मैं कहा ये कैसे हो गया, 3.5, 4.5, 5 भी समझते हैं, लेकिन 4.25 की कैलकुलेशंस बड़ी सटीक है आपकी। ऊपर आपने बाय भी दिया है ना, वैसे ही दिया है ₹2.25, तो 4.25, 2.25, ठीक है ना। टिकट साइज़ छोटा तो 25-25 पैसे का भी फ़र्क पड़ता है और लॉट साइज़ बड़ा होगा। एक्सरसाइज प्राइस कम, लॉट साइज़ बड़ा, तो इम्पैक्ट आएगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है, मेटल्स थोड़ा डिले इम्पैक्ट दिखाएंगे। पिछले 2 दिन से मेटल्स डिले इम्पैक्ट दिखा के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे, ठीक है ना। और सेल, टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंदू कॉपर, ये अभी से कोई भी शेयर F&O बैन में भी नहीं गया, तो एक अच्छी चीज़ और भी है। नहीं तो टिपिकली थोड़ा ही चलते हैं ना, ये बैन में चले जाते हैं क्योंकि इनमें ओपन पोजीशंस बहुत होती हैं। तो 95 लगते ही ये बैन में चला जाएगा, बट अभी नहीं जा रहे हैं, अच्छी बात है। ऑप्शंस का ट्रेड आप ले लीजिएगा, 115 की स्ट्राइक है, इसमें कोई वीकली नहीं होता, पूरा मार्च का महीने मिलेगा। सीरीज शुरुआत हुई है, 10,000 और 5,000 का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है, 1:2 का ट्रेड बनता है। आपके सामने हमने कैलकुलेशंस करके भी रख दिया, ठीक है जी। तेजस जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज जिस लेवल पे हम बंद कर रहे हैं अपने आप में वैसे वो ठीक लेवल है अभी तक, तो जो मार्केट दिख रहा है मेरे को, HDFC थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है, हरे निशान में अभी मेरे को दिखा स्क्रीन पर, बट मैं इस पर ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं क्योंकि 1710, 1720 जब तक फाइनली हमको आता नहीं है तब तक इसमें कोई जल्दबाजी या कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी चाहिए। हर 10 रुपये के पीछे शेयर पूछना, शेयर बताना, उस पर ट्रेड लेना गलत बात है, वो आपको इनपेशेंट कर देगा मार्केट के अंदर, ठीक। 1-2 शेयर और पता करते हैं। बर्जर पेंट क्रूड के बेनिफिशियरी हैं, बहुत बढ़िया चला, आज 5% ऊपर है, विद वॉल्यूम है। ओशो सर नमस्ते। बर्जर पेंट BTST करने की ज़रूरत है सर? हमारी कैलकुलेशन ये कहती है क्रूड के अंदर जल्दी जल्दी बढ़त नहीं आएगी। यस, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी सर। यस, ओवरऑल मुझे लगता है कि बर्जर पेंट में सेकेंड टाइम अटेम्प्ट हुआ है 500 का जोन, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल से वॉल्यूम के साथ आया है, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन हायर लेवल्स पे बिल्कुल देखने को मिल सकती है। सो BTST के लिए काउंटर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेचर के साथ मूव कर रहा है। हायर लेवल्स पे मुझे 515 से 518 तक के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, एंड लोअर लेवल्स पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, नियर अबाउट 492 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एंड 518 तक के टारगेट्स हमें एज अ BTST कॉल बर्जर पेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और इस बीच आपको बर्जर पेंट के बारे में अगर आप इसका टेक्निकली चार्ट भी देखेंगे ना, तो ये पार्टिसिपेट नहीं किया इसने गिरावट में ज़्यादा। एक बार आप दिखा पाएंगे, जैसे नीचे यहीं पे आपको दिख रहा होगा 1 मंथ में करीब 5% का गेन है। आप नीचे देखिए बॉक्स में लिखा होगा, 1 महीने में करीब 5% तक का गेन है। हालांकि ये भी कंजम्पशन वाला शेयर है, बट फिर भी कंजम्पशन के होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें ब्लेंड है कॉमोडिटी वाला पार्ट, क्रूड, जब चारों तरफ टैरिफ की बातें हो रही हो, चारों तरफ स्लो डाउन की बातें हो रही हो, तो क्रूड कैसे चल सकता है? और दूसरा, कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता महंगा क्रूड इस समय, क्योंकि सबके ओपन एंडेड है। कोई भी एक पार्टी युद्ध में चलेगी ना, तो क्रूड से ही फिर दिक्कत में आ जाएगी, इसलिए क्रूड का इम्पैक्ट है। ये आप हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए छाप भी दिया, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। पूरा फरवरी खराब गया, लेकिन बर्जर के लिए पूरा फरवरी ठीक गया। छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, कुणाल परार, ओशो कृष्णन और कुणाल शाह इन सबसे बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि निफ्टी 22,550 के भी पार निकलता हुआ करीब 200 अंकों की मजबूती के साथ 22,550 के स्तर एक बार देखने के बाद, उसके पार निकलने के बाद इस वक्त मजबूती का रुझान बिल्कुल कायम है। सेंसेक्स में करीब 600 अंकों की मजबूती और बैंक निफ्टी में भी तेजी का स्टांस जरूर नजर आ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही देखने को मिलेगी। 48,632 के लेवल्स बैंक निफ्टी में इस वक्त आप पाएंगे। लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे स्टॉक्स हैं, कई सारे पॉकेट्स हैं, स्क्रिप्ट्स और सेक्टर्स हैं जो कि आज बाजार की इस मजबूती में और ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। और इसी लिस्ट में पावर फाइनेंस कंपनियां भी हैं, खासकर PFC, REC जैसे स्टॉक्स जो पिछले कई दिनों से लगातार तेजी का रुझान दिखा रहे हैं। बाजार में आज मजबूती का स्टैंड हम देख रहे हैं। कल के सत्र से ही बाजार संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन REC, PFC में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। स्टॉक में वॉलेटाइल मार्केट में भी मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तेजी के पीछे की वजह क्या है, आइए अंश भिलवार से एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से इस पर कॉल भी लेंगे। अंश, आप बताइए।
तो दोनों ही पीएफसी आरईसी में काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, ना सिर्फ आज लेकिन पिछले 4 सेशन का देखेंगे तो लगातार इसमें खरीदारी होती हुई दिख रही है। अगर आरईसी की बात करें तो पिछले 4 सेशन में आरईसी ने लगभग 15% का अप मूव दिया है, तो अगर पीएफसी की बात करें तो ये 10% बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें मैक्वायरी की भी रिपोर्ट आती हुई नजर आई है और यहाँ पे हम देखें तो आरईसी पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और लक्ष्य 700 रुपये प्रति शेयर का दिया है, तो पीएफसी पर भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और यहाँ पे जो लक्ष्य है वो 660 रुपये का दिया है। तो लगभग दोनों ही स्टॉक्स में 65-70% का एक अपमूव एक्सपेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है। अगर की ट्रिगर्स की बात करें तो रिपोर्ट में इन्होंने कुछ की ट्रिगर्स दिए थे, जैसे कि पीएसयू की जो सेंटिमेंट है, कंपनी ने बताया था जो रिसेंट करेक्शन हुआ है वो सेंटिमेंट खराब होने की वजह से हुआ है, ना कि फंडामेंटल्स की वजह से हुआ है। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अभी भी यहाँ पे रहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ग्रोथ और डिमांड है वहाँ पे जो चुनौतियाँ थी वो भी कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही, तो यहाँ पे भी एक अच्छा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ पावर को लेकर जो डिमांड में फिर से वापस आने की संभावना है, ये भी उन्होंने बताया। जो डिमांड अटका हुआ था वो भी काफ़ी रिवाइव होता हुआ नजर आ सकता है। आखिर में उन्होंने ये भी बताया था कि जो पिछली साइकिल थी वहाँ पे हमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं दिखी थी, लेकिन इस बार का जो ग्रोथ है वो पिछले साइकिल से भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है, जिसके वजह से एक अच्छी फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पे आउटलुक बनती हुई नजर आती है। इन सब के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। मैक्वायरी का बुलिश आउटलुक है। शुक्रिया अंश ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। आरईसी और पीएफसी दोनों पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी और टारगेट्स भी इन्होंने आरईसी पर 700 के और पीएफसी में 660 तक के सुझाए हैं और इन टारगेट्स के पीछे के रैशनल भी बताए हैं। कुणाल बरार, आपसे जानना चाहेंगे आरईसी पीएफसी के चार्ट्स। इनफैक्ट आज सुबह भी आरईसी पीएफसी को हम डिस्कस कर भी रहे थे, रिविजिट करते हैं इन स्टॉक्स को। अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से मजबूती कितनी देखी गई? बहुत ही बढ़िया मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। पीएफसी ने देखने जाए तो डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी लिया हुआ है। जो नेकलाइन सब रेजिस्टेंस था वो 394 के अराउंड था, स्टॉक फिलहाल 407 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे बरकरार होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 435 का है और वो ब्रेक होता है तो 470 तक के भी लेवल ये स्टॉक आने वाले दिनों में दिखाने के लिए सक्षम है। टेक्निकल ब्रेकआउट भी इतना अच्छा है, वॉल्यूम के साथ हुआ है एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी हमें वहां पे देखने को मिला है। सो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है वो एक बार होल्ड करके चल सकते हैं और जिनको नई खरीदारी करके चलनी है वो एक बार थोड़ा सा वेट करिए। अगर स्टॉक नीचे 395 तक आता है तो वहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहां पे रिस्क लोड आपको मैच होता हुआ मिल सकता है। लोअर लेवल पे 375 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। और सामने साइड अगर आरईसी की बात करता हूँ तो आरईसी भी जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, आरईसी में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट में देखने जाए तो बुलिश में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना था, उसके बाद एक लगातार फॉलोअप मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इवन वीकली चार्ट पे भी कंटिन्यूअसली स्टॉक लगातार 350 के अराउंड का सपोर्ट लेता आया है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 414 के अराउंड फिलहाल आरईसी ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 390 का है। टारगेट की बात करते हैं तो ऊपरी लेवल पे रिसेंटली 447 का टारगेट है और 447 जैसे ही ब्रेक होता है 488 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी यहाँ पे खरीदारी करके जा सकते हैं। अगर किनकी उन लोगों की ऊपरी लेवल की खरीदारी है तो परफेक्ट लेवल है एवरेज करने के लिए। लेवल एवरेज करने के लिए आरईसी पीएफसी पर ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स भी है और अब हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की भी मुहर लग चुकी है। इस पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। मजबूती के साइंस और मजबूती के पूरे आसार आगे भी नजर आते हैं। इस बीच फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नज़र होनी चाहिए और एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर भी एक नज़र होनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस वक्त अगर हम देखेंगे दोनों बीएसई एनएसई पर एडवांसेस का पलड़ा ही भारी है और इंडिया विक्स भी एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर आए, वहां पर भी किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, क्या कंफर्ट लेवल डेवलप हो रहे हैं नहीं, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर हम राय देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, इसमें रिलायंस को भी एक बार देखना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले रिलायंस पर हमने एक टेक्निकल कॉल भी लिया था, लेकिन रिलायंस पर लिस्टिंग के बाद सबसे ज्यादा एनालिस्ट जो हैं वो बुलिश हो चुके हैं। इस पर एक रिसर्च तैयार की है शरद ने, आइए वो रिसर्च आपको बताएं। शरद, ओवर टू यू। बिल्कुल, रिलायंस में देखें तो एनालिस्ट सबसे ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं और ये पिछले 15 से 20 साल का डेटा कह रहा है कि इस बार जो है रिलायंस के जो एनालिस्ट के जो बाई कॉल्स हैं वो देखें तो अब 90% हो चुके हैं। आंकड़े की बात करें तो 12 मंथ रिटर्न पोटेंशियल जो है 31% का था और 12 मंथ टारगेट प्राइस 1534 का। लेकिन मैंने पिछले 15 साल का डेटा देखा तो कभी भी ये 90% का लेवल टच नहीं हुआ था जो बाई कॉल
एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एनालिस्ट कॉल देखा गया है। तो 2014 से आप ये डेटा देखिए मूव करते करते 2024 में ये डेटा 84% का तो करंट लेवल्स पे जो है 90% लेवल्स टच कर चुका है। लेकिन एनालिस्ट बुलिश क्यों है इस पे बात करते हैं। यहाँ पे सबके वाले जो स्टॉक की करेक्शन हुई है वो 22% हुई है एक साल में। रिलायंस जियो की IPO की अनलॉकिंग देखने मिल सकती है। इसके अलावा टेलीकॉम सेगमेंट में कंसोलिडेशन तो चल ही रहा है, तो उसके कारण जो बेनिफिट है जियो और एयरटेल को मिल रहा है। आरपू में भी जो है बढ़त देखने आगे दिनों में देखने मिल सकती है। और इंटरेस्टिंगली जो उनकी कंजम्पशन की बिजनेस है, रिटेल की बिजनेस है, वहाँ पे स्टोर कैलिब्रेशंस हो रहा है और ये बात जो है थर्ड क्वार्टर के कॉन कॉल में भी कंपनी ने कहा था। लेकिन पेन कहाँ है, दर्द कहाँ हो रही है रिलायंस को, तो दो अहम बात आती है सामने। सबसे पहला है कि जो OTC बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, वहाँ पे थोड़ी सबड्यूड अर्निंग्स देखने मिली थी थर्ड क्वार्टर में। और अभी भी देखें तो कोई इंटरेस्टिंग या कोई पॉजिटिव ट्रेंड्स नहीं देखने मिल रहा है, चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं। और कंजम्पशन बिजनेस में अभी भी वीकनेस है। एंड ऑफकोर्स अर्बन कंजम्पशन में थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है, बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जो एक्सपेक्टेशंस था। और इंटरेस्टिंगली कंपटीशन भी बढ़ गया है, खास करके क्विक कॉमर्स और आपका सर्विस डिलीवरी स्पेस में भी। तो ये दो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे अभी भी थोड़ी इश्यूज ज़रूर देखने मिल रही है। बट ओवरऑल रिलायंस के लिए एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। एनालिस्ट बहुत बुलिश हो चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 या 5 अहम ट्रिगर्स जो है आगे जाते हुए थोड़ी सी री रेटिंग कराए, क्योंकि स्टॉक में भारी करेक्शन जो है देखने मिला है एक साल में। रिलायंस पर ये सारी की सारी रिसर्च हमारे बीच पेश करने के लिए। तो रिलायंस तो ऑफकोर्स इस वक्त मेजर कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा है, लेकिन कुणाल शाह TCS का स्टॉक भी एक बार देखना चाहिए। हम देख रहे हैं जहां IT सेक्टर में लार्जर प्लेयर्स में बिकवाली का दबाव भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में TCS के स्टॉक प्राइस में मजबूती है। एट डे हाई करीब 1.5 से 2% की मजबूती 3600 के लेवल्स TCS के स्टॉक प्राइस में है। IT का आप इंडेक्स देखोगे तो जिस हिसाब से USD INR में हमें हाई लेवल से करेक्शन दिखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे IT स्टॉक्स के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा। बट सिंस मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है, तो ऑलरेडी TCS ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है। 4000 का जो एक सपोर्ट जोन था वो ब्रीच किया था और वहां से हमने डाउन साइड करेक्शन देखा था 3500 तक। तो शायद एक पुल बैक है जो प्ले आउट होएगा TCS में, जो अपने 20 DMA को टच करने जाएगा, जो है 3780 के आसपास। तो वहां तक की मैं एक रैली एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से 100 पॉइंट की और रैली आ सकती है। बट अगेन वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, शायद आपको वहां से वापस सेलिंग प्रेशर दिखाई दे और वापस स्टॉक नीचे की तरफ आए। सो शॉर्ट टर्म व्यू एकदम अगर 1 to 2 डेज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट स्टॉक 3750 तक आना चाहिए एंड वहां से प्रॉफिट बुक करिए और वापस आप सेलिंग के साइड देख सकते हैं TCS। टर्म व्यू तो इस वक्त TCS में बुलिश नज़र आ रहा है। और स्ट्रैटेजी जो कुणाल शाह में बता रहे हैं उस पर खास आपको नज़र रखनी चाहिए। और बुलिश सेंटिमेंट फार्मा स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है, जहां ग्लैंड फार्मा, सन फार्मा जैसे तमाम काउंटर्स हैं अच्छी खासी तेज़ी के बीच। लेबॉर्ट्री स्टॉक्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में भी अच्छा खासा एक्शन। लॉरस लेबॉर्ट्रीज के स्टॉक में करीब 3% का इजाफा है। फार्मा इंडेक्स पर भी नज़र होनी चाहिए, वहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन बिल्कुल देखने को मिल रहा है। क्लियरली सेक्टर स्पेसिफिक रुझान भी है और उसमें डिफेंसिव्स तो प्ले आउट कर ही रहे हैं। उसके इतर हम देख रहे हैं लगभग सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन, अच्छी खासी चाल देखने को मिल रही है। रियल एस्टेट सेक्टर एकमात्र सेक्टर है जो कि इस वक्त बैक सीट पर बैठा है। अदरवाइज मेटल, एनर्जी, फार्मा, FMCG, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटो, IT, इन तमाम सेक्टर्स में अच्छी खासी मजबूती है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे BTST STBT ट्रेड्स देने की कोशिश होगी। आप बने रहें। तो मार्केट की आज की जो वीकली एक्सपायरी है वो ख़त्म हो रही है। अगर आप वैसे चेक करना चाहें ना तो मैं आपको एक स्ट्राइक दिखा सकते हैं प्रोड्यूसर साहब। आप एक 22,500 की कॉल दिखाइएगा जरा। 6 तारीख की जो डेरिवेटिव एक्सपायरी हो रही है अगर दिखा पाएँ तो 22,600 की कॉल, या 500 वाली कॉल, सॉरी 600 मैंने गलत बोल दिया, 500 वाली कॉल 6 मार्च की डेरिवेटिव एक्सपायरी, उसकी कीमत 45 रुपये है। ये एक्चुअली में आज अगर आप देखा जाए तो ये 134% बढ़ी है। ये आपने 27 मार्च वाली दिखा दी है, ऐसे 6 मार्च लिखा होगा, इसके आगे 6 मार्च लिखा होगा, वो आप दिखाना। उसके अंदर देखना आप ना
30% तक का गेन है आज ही आज में, और वो 45 रुपये की कॉल है, 25 रुपये आज ही आज में बढ़ी है अभी। ये बताता है कि आज की जो रिकवरी है ना ये अच्छी हुई है। ये आप देखो 45 का रेट है, परसेंटेज में 130% बढ़ी हुई है, और अगर मैं पैसे में इसको कैलकुलेट कर दूँ यानी कि रुपये में कैलकुलेट कर तो 45 में से 25 रुपये आज ही आज में बढ़ी है ये कॉल। इसका मतलब आज दिन भर इस कॉल के अंदर राइटिंग हुई यानी कि कवरिंग हुई, सॉरी, और कवरिंग से परसेंटेज अच्छा आया। और ठीक है, ये मैसेज देने के लिए बहुत था अच्छा था कि आज मार्केट में रिदम तो बना हुआ है। अब आप देखो 25,500 की कॉल भी राइटिंग अच्छी हुई है, यानी कवरिंग सॉरी अच्छी हुई है, तो बेस तो बन रहा है। बट अभी जल्दबाजी है कहना, इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बात बोलूँगा नहीं तो फिर बाद में लोग क्लिपिंग काट के अलग इधर उधर भेज दे। तो इसलिए मैं अभी ये बोलूँगा कि भाई आप बाय राइट एंड सिट टाइट करके ही बैठो अभी बार, फिलहाल ज़्यादा पंगे अभी मार्केट्स में मत लो। कुछ एक और शेयर हैं जो बाज़ार के अंदर दिख रहे हैं मेरे को, मैं एक बार उसके बारे में ज़रा व्यू पॉइंट फटाफट से ले लेता हूँ। स्टॉक एक्सप्रेस शुरू कर देना, ठीक है। दोनों मेहमान हैं, कुणाल जी से फिर करते हैं बातचीत। कुणाल, आप जरा एक शेयर चेक करेंगे, अपोलो टायर्स, और कितना चलेगा? वॉल्यूम अच्छा है, अभी क्रूड का इम्पैक्ट और लगेगा इसमें, आज तो 2.5% ही है। अपोलो टायर्स, कुणाल परार। कल डीपीजी अपोलो टायर्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में हमें देखने को मिल चुकी थी, लेकिन जो गैप जो रेंज बनाई थी उसी रेंज में स्टॉक ने जो है वो मोमेंटम बना के रखी है। कोई नई तेजी आज के दिन में स्टॉक ने नहीं दिखाई है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक में आने वाले दिनों में अगर 408 का लेवल ब्रेक होता है तो ही खरीदारी करके चले। 408 के ऊपर का लेवल खरीदारी करके चलने का है, 390 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट पहला जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 436 का है, और जिस दिन ये स्टॉक 436 ब्रेक करेगा आपको ऊपर में 470 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव साइड का ही है, लेकिन 408 के ऊपर खरीदारी करके चलने का व्यू यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन है। और दूसरा एक और शेयर भी है मेरी लिस्ट में, वो है केपीआईटी टेक। ऑल दो मैं आईटी पे अभी भी उतना बुलिश नहीं हूँ, बट केपीआईटी टेक एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना। और कुणाल शाह, ये क्वेश्चन आपसे है, जरा केपीआईटी टेक देखिए ये कितना दम लग रहा है इसमें। आज वॉल्यूम जबरदस्त है बट प्राइस एक्शन अभी थोड़ा कम है, शायद कल और बढ़ेगा। आई थिंक अगर पिछले 3 दिन का ट्रेड देखोगे तो स्टॉक ने हमेशा एक हार्ट ऑफ हाई बॉटम बनाया है। आज स्टॉक का जो क्लोजिंग हो एग्जैक्टली अपने 20 डीएमए पे 1320 का और 20 डीएमए है। अगर कल इसके ऊपर सस्टेन करता है ये लेवल्स को तो तेजी और बढ़ सकती है, जो स्टॉक को 1355 और 1360 के लेवल्स तक लेके जा सकती है। सो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और कल का मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर फॉलो अप आता है और 20 डीएमए को रिस्पेक्ट करता है तो आप उसका ही स्टॉप लॉस लगा के 1360 का टारगेट रख सकते हैं। तो इसको बीटीएसटी करना है कि अभी नहीं करना? केपीआईटी मुझे बीटीएसटी नहीं लग रहा है, क्योंकि कल का मूव कल कहाँ ओपन होता है कैसे ट्रेड करता है वो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक कल के लिए शायद एक ट्रेड बन सकता है इंट्राडे के लिए, बट बीटीएसटी ट्रेड फिलहाल नहीं बन रहा। इसको छोड़ देते हैं, लेकिन कल के लिए कल के कल देखेंगे। एनटीपीसी और चेक कर लो कुणाल शाह एक बार आप, एनटीपीसी बीटीएसटी बन रहा है कि नहीं बन रहा? डेफिनेट एनटीपीसी एक बीटीएसटी काउंटर है। जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द शो में कहा कि निफ्टी सीपीएससी का जो इंडेक्स है वहां पे एक डबल बॉटम ब्रेकआउट आ चुका है, तो यहाँ से तेजी और भी बढ़ जाएगी। सो एनटीपीसी डेफिनेटली एक बीटीएसटी कैंडिडेट बन सकता है जो स्टॉक को 342 343 के तरफ लेके जा सकता है। दूसरा स्टॉक में जो रडार पे रखना चाहूंगा वो है पावर ग्रिड। आई थिंक पावर ग्रिड में भी कल एक अच्छी तेजी हो सकती है। सेटअप रेडी है कल के लिए ब्रेकआउट के लिए, 266 267 के आसपास चल रहा है। तो आपको करंट लेवल से उसको सीटीएफटी कर सकते हो। 262 का स्टॉप लॉस लगाइए और 271 और 274 के दो टारगेट्स रहेंगे हायर एंड। आपने पावर स्टॉक्स पे अच्छा मूव देख रहे हैं। आज भी हमने थोड़ी देर पहले आरईसी के बारे में आपको जिक्र किया था। भारत दो चीज़ों के लिए टिपिकली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। फर्स्ट इज कंजम्पशन, सेकंड इज क्रूड। कंजम्पशन का असर ये हुआ कि सारी बैलेंस शीट्स बिगड़ गई कंपनीज की जैसे थोड़ा भी स्लो डाउन आया, और उसका इम्पैक्ट एफआईज ने और स्पीड से बनाया और बाजार भर भरा के गिर गया। दूसरा हिस्सा है क्रूड, इससे भी बहुत सेंसिटिव रहता है भारत, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बास्केट, या मैं बोलूँगा सबसे बड़ी बास्केट डॉलर की या इम्पोर्ट की, वो क्रूड ही है। और अब हमको रशिया से सस्ता तेल मिल रहा था, बट उसके बावजूद भी अभी भी क्रूड के प्राइसेस ऐसी जगह पर है जो एक अच्छे बेनिफिशियरी हो सकते हैं।
विश्वमोहन क्रूड को ट्रैक करते हैं, उन्होंने मार्केट के हिसाब से भी कनेक्ट किया है। आइए विश्वमोहन से समझ लेते हैं क्रूड कैसे चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। जरा बताइए विश्वमोहन आप। देखिए, कच्चे तेल में सबसे पहले गिरावट की बात कर लेते हैं कि जिस तरह की गिरावट आई है हफ्ते भर में देखें तो 5.25% गिर चुका है। अगस्त 2021 के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड का भाव हमने देखा $69 तक फिसल कर आ चुका है। हालांकि आज हल्की रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी 3.5 साल के निचले स्तरों के आसपास ही घूम रहा है। गिरावट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है ट्रेड वॉर की चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है, डिमांड कम होने की संभावना है। ओपेक प्लस ने सोमवार को ओपेक प्लस के जितने भी बड़े मेंबर्स थे सबने सहमति दी है कि वो अप्रैल से अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। रोजाना 1,38,000 बैरल वो रोजाना उत्पादन को बढ़ाएंगे और 60 लाख बैरल जो कुल ग्लोबल सप्लाई का 6% है वो जो उत्पादन कटौती ओपेक मेंबर्स की तरफ से हो रही है वो फेज्ड मैनर में 2026 के अंत तक उसको पूरी तरह से उस उत्पादन कटौती को खत्म करेंगे, क्योंकि ट्रंप का भी यहाँ पे दबाव है। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिख रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमी के लिहाज से। इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखें तो सबसे पहले अगर $10 प्रति बैरल का अगर कच्चे तेल में गिरावट आती है तो इससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट करीब 14 से 15 बिलियन डॉलर आपका कम हो जाता है। ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है महंगाई। अगर रिटेल महंगाई की बात करें तो $10 की अगर गिरावट कच्चे तेल में आती है तो रिटेल महंगाई आधे % से ज़्यादा कमी होती है। वहीं होलसेल महंगाई की बात करें तो 1.25% से 1.5% की गिरावट $10 कच्चा तेल सस्ता होने में होता है। तो ये तो इकोनॉमी के लिहाज से हुई। अगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो कौन कौन सी बेनिफिशरीज कंपनी है जिनका मेजर रॉ मटेरियल कच्चा तेल है, उसमें पेंट है, सीमेंट कंपनियां हैं, लुब्रिकेंट कंपनियां है, एविएशन कंपनीज हैं। तो ये सारे मेजर कंपनी है जिनका 40 से 50% इनका हिस्सा कच्चे तेल रॉ मटेरियल के तौर पे जाता है। तो यहाँ पर क्रूड में गिरावट आती है तो इनको डायरेक्ट बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। फिर आती है बात ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का सीधा असर उनकी मार्केटिंग मार्जिन में फ़ायदा होता है। इनकी जो अंडर रिकवरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और आगे चल के हो सकता है कि ग्राहकों को भी सस्ता पेट्रोल और डीजल मिले, तो ये फायदा है। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जो एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं उनके लिए नुकसान की खबर है, जिसमें HOEC हो, ONGC हो, वेदांत हो, ये सारी कंपनियां हैं जिन पर दबाव दिखता है। ऑयल इंडिया और ONGC के बारे में बता दें कि अगर कच्चे तेल की कीमतों में अगर $5 की अगर गिरावट आती है तो उनके EPS में ONGC की EPS में 7% की गिरावट आ सकती है। वहीं ऑयल इंडिया की EPS में $5 की अगर क्रूड में गिरावट आती है तो 12% तक उनकी EPS गिर सकते हैं। तो हालांकि इनके लिए चिंता है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से देखें और बाकी अन्य सेक्टर के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। और ये ट्रेड वॉर को लेकर जो पूरे कंसर्न है, इतनी चिंताएं बन रही है, उसके बीच में सबसे पॉजिटिव खबर भारत के लिहाज से यही है कि कच्चा तेल कमज़ोर हो रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $70 के नीचे आ गया है। ठीक है, पॉइंट टेकन, सब कुछ अच्छे से बता दिया और इसमें मेरे को कुछ बताने लायक छोड़ा भी नहीं। और विश्वमोहन ने काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको नोटिस कराया। आज मार्केट की क्लोजिंग फिर से ठीक हो रही है। कल हमने 22,200 को पाया, आज 22,500 को पाया। तो 2 दिन में 2-3 लेवल्स हमने अच्छे से क्लोज कर दिए। तीसरा, बैंक निफ्टी ने 48,500 को पाया। तो अब आप अगर बेस भी मान लेना अपना 22,000 का और 48,000 का, तो मार्केट को स्विंग करने के लिए बहुत बड़ा रूम मिल गया। अभी क्या है ना, 500 पॉइंट का भी ऊपर नीचे झेल लेगा ना तो आपके 22,000 नहीं जाएगा, और अगर 600 पॉइंट भी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका 48,000 नहीं जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आपने जिस पे एक पैनिक बॉटम बनाया वहाँ से आप अच्छे खासे ऊपर आ गए हो। अब आपका क्या स्विंग की जगह मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम बन गया, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मार्केट की फाइटिंग स्पिरिट्स काफ़ी अच्छी है और ये थोड़ा बहुत मोमेंटो दिखा सकता है। एनी हाउ, इंडिया विक्स इस समय बिल्कुल फ्लैट होकर कामकाज कर रहा है। आज बंद भी फ्लैट ही हुआ है, कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज 3% गेन करके ना केवल 1200 वापस दिखाया, बल्कि ये उम्मीद जगाई है कि टाइगर जिंदा है टाइप। और इसके अलावा HDFC की क्लोजिंग भी आज किसी तरह से फ्लैट बंद हो रही है। बड़े शेयरों का योगदान यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं अगर बड़े शेयर हमारी हेल्प करें, यानी कि टेक ऑफ हो जाए इनमें, तो फिर काम बन सकता है। आज का मार्केट का मोमेंटम देखने के बाद लगता तो नहीं है कि FIs की होल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जब वो आते तो तोड़फोड़ मचा देते। बट हाँ, इस एक्सपायरी इम्पैक्ट जरूर दिख रहा था वीकली बेसिस पर। इसलिए आप देखोगे दिन भर निफ्टी 22,500 के ऊपर टिका रहा, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करता रहा। और वैसे भी परसेंटेज में अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी 2 गुना ऊपर जाके बंद हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपायरी एडजस्टमेंट्स। अब किन के हाथ में भागदौड़ रहेगी, किन हाथ में सेक्टर्स रहेंगे, उसमें कुछ बड़े शेयर्स पे आपको जरा ध्यान देना होगा। 2 दिन के पुल बैक से
थोड़े शॉर्ट स्क्वीज हुए हैं मार्केट के अंदर, अब लॉन्ग पोजीशंस की सख्त जरूरत पड़ेगी। कुणाल परार, बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कुणाल शाह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे को और मानसी को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, उसको भी एंजॉय कीजिए। नमस्कार।